Before starting, let me tell you something. Join our Telegram group जिसका जो यूजर नेम है यू कैन सी एंड यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड हियर, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. अभी प्लीज आप तुरंत से ज्वाइन करें. इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपको, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं अबाउट वीडियोस वो रेडीली अवेलेबल होगी. तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अबाउट जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे. एंड join our telegram group. You can interact with the teacher also. Okay, there are polls जिसमें आप participate कर सकते हैं, अपना opinion आप share कर सकते हैं. So join right now. Hello students, welcome to VN Science. In this particular video we are going to discuss Science 2 Standard 10 chapter number 1 which is heredity and evolution. So let us start with the question number 1 here. सबसे पहला question है complete the following diagram. Evidences of evolution and दो बॉक्सेस में morphological and similarities in bone structure हमें दिया हुआ है. थर्ड एंड फोर्थ हमें बताना है which is paleontological and vestigial organs. Let's see the question number 2. Read the following statements and justify the same in your own words with the help of suitable examples. सबसे पहला, human evolution began approximately 7 crore years ago. लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 crores ईयर अगो. तो अप्रोक्सीमेटली जो डायनासोर्स थे वो 7 crores ईयर अगो डिसअपियर हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे. उसके बाद फिर ह्यूमन आया एंड एट दैट टाइम मंकी like animals were said to be evolved from some ancestors who were more or less to modern lemurs. तो जो अभी के लेमूर्स हैं उससे थोड़ा सा सिमिलर एक एनिमल था, तभी मंकी लाइक एनिमल एंसेस्टर्स थे जो. थस ह्यूमन इवोल्यूशन बिगैन अप्रॉक्सीमेटली 7 crores ईयर अगो. तो वहाँ पे तभी ऐसे मंकी लाइक एनिमल्स थे जो एंसेस्टर हैं अभी मॉडर्न लेमूर्स के. फिर आगे एवोल्यूशन हुआ एंड देन ह्यूमन ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ. ह्यूमन एवोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से कि तभी स्टार्ट हुआ. सेकंड, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेशिएशन. सबसे पहले स्पेशिएशन का मतलब क्या? स्पेशिएशन का मतलब है न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन. न्यू स्पीशीज कोई बनती है तो हम कहते हैं स्पेशिएशन हो गया. तो स्पीशीज is a group of organism that can produce fertile individuals through natural reproduction. तो एक group of individuals हैं, एक group है individuals का, ये आपस में interbreed कर सकते हैं. they can natural do reproduction and fertile young ones इनसे born होंगे and this is group is called as species. Each species grow in specific geographical condition. तो एक particular ये इसकी condition होगी, geographical condition होगी. एक कुछ land होगा एरिया, यहाँ पर कुछ फूड होगा, हैबिटेट होगा. रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ये डिफरेंट है. तो ये डिफरेंट जगह पर जो लैंड है वो डिफरेंट है, जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी है अलग अलग जगह पर वो डिफरेंट है. रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ये डिफरेंट है. Along with genetic variation, geographical and reproductive changes are responsible for the formation of new species. एक तो जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज आती है, बट और भी अलग अलग कंडीशन है. जैसे जियोग्राफिकल मतलब कि जो हैबिटेट है अलग अलग लैंड एरिया जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उसमें अलग अलग वेरिएशन है. जैसे हम कंसिडर करें इंडियन पॉपुलेशन और चाइनीज पॉपुलेशन में, सो इंडियन जो इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं. क्या वो सेम दिखते हैं चाइना के लोगों से? नहीं, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है बट डिफरेंसेस भी. तो ये डिफरेंसेस क्यों आए? क्योंकि अलग अलग बेसिकली यहाँ पर लैंड एरिया, हालांकि दोनों हमारी स्पीशीज एक ही है वो अलग बात है, बट एक ये था कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं और इसी डिफरेंसेस आगे जाके क्या पता न्यू स्पीशीज बन जाए. Hence, geographical and reproductive isolation leads to speciation. थर्ड, फॉसिल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गॉट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो. तो वोल्केनिक जो इरप्शंस हुए हैं, फिर जो फ्लड आया एंड जो अर्थक्वेक्स आया, उसकी वजह से लार्ज ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई और वो बरीड हो गए ग्राउंड में, सॉइल में. रेमनेंट्स जो उसके जो एक एनिमल था या जो ऑर्गेनिज्म था, जो उसके बचे कुछ भी जो पार्ट थे, बॉडी पार्ट्स, वो यहाँ पर बोन्स मिलते हैं बेसिकली. एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड and these are called as fossils.
विथ हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक इट इज इजी टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। तो हम पता लगा सकते हैं अगर कोई फॉसिल है, किसी बहुत साल पहले का एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल, उसकी बोन मिली है, तो वी कैन डू द कार्बन डेटिंग टेक्निक। और कार्बन डेटिंग टेक्निक से अपने को पता लगेगा कि कितना एज है उस फॉसिल के, कितने साल पहले वो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लाइफ था अर्थ पे। Once the age of the fossil has been determined, it becomes easy to deduce information about the erstwhile organisms. तो वहाँ पे जो भी organisms पहले रहते थे उसके बारे में information पता लग जाएगी कि इतने साल पहले ऐसे organism रहते थे। Hence, study of fossils is an important aspect of study of evolution. Question number 4, there is evidence of fatal science among chordates. It is believed that chordates have originated from invertebrates. तो ऐसे माना जाता है कि invertebrates से chordates का ही बेसिकली इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि invertebrates के पास जो नोटोकॉर्ड है वो नहीं है, लेकिन जो chordates हैं उसके पास नोटोकॉर्ड है। तो ये पहले नहीं था लेकिन बाद में आ गया, तो एक इवोल्यूशन ही एक तरह से हुआ यहाँ पे। It is difficult to find out from which invertebrates the chordates develop. तो बहुत सारे invertebrates के ग्रुप हैं, बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स हैं, तो किस फाइलम से किस पर्टिकुलर इनवर्टिब्रेट से कोडेट आया है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। Chordate ancestors was soft bodied animals and they were not preserved as fossils. जो chordate है उसके जो ancestor है वो soft body animals थे एंड उसके यहाँ पे फॉसिल्स अभी अवेलेबल नहीं है। सो वी कैन नॉट से कि इस पर्टिकुलर इनवर्टिब्रेट से कोडेट है, क्योंकि उसके फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है कोडेट के एंसेस्टर के। Thus, there is evidence of fatal science among chordates. Let us discuss question number 3. Complete the statements by choosing correct options from the bracket. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? पहला, changes was understood due to the dash principle of हुगो डे व्रीज। तो हुगो डे व्रीज यहाँ पे साइंटिस्ट है, उनका जो म्यूटेशन प्रिंसिपल था, म्यूटेशन के बेसिस पे बेसिकली यहाँ पर जो सडन चेंजेस होते हैं डीएनए में जीन, सो द आंसर इज म्यूटेशन हियर। द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स थ्रू डैश वाज गिवन बाय जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम। तो ये किसकी बात है? यहाँ पर आंसर है जीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। Transfer of information from molecule of DNA to mRNA is called as, so this is called as transcription, क्योंकि DNA से mRNA बनता है, this is known as transcription. Evolution means gradual development. Vestigial organs dash present in the human body is a proof of evolution. तो जो vestigial organs हमारे बॉडी में present है उसके एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? अपेंडिक्स। तो द आंसर इज अपेंडिक्स। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक यूजलेस ऑर्गन है, इसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू। तो जो आपको इंफॉर्मेशन नोन है टेक्स्ट बुक के थ्रू जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट्स। हालांकि आंसर मैंने यहाँ पर बता दी, यू कैन नोट इट डाउन। एंड सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है लेमार्किज्म के बेसिस पे वी हैव टू राइट द आंसर। जेन बैप्टाइज जो लेमार्क हैं, जो साइंटिस्ट हैं, प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस occurring in living organisms are responsible for the evolution and the reason behind these morphological changes is activities or the laziness of that organism. इसका ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी रीड आउट किया है ये आपको समझेगा कब? जब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करूंगा। लेट्स सी। The neck of giraffe has become too long. आपने जिराफ की फोटो वगैरह तो देखी होगी, जिराफ की पिक्स आपने देखे होंगे। तो जो जिराफ है उसकी नेक कितनी ज्यादा लॉन्ग होती है, ये कैसे हो गई? तो ये लेमार्क एक्सप्लेन करते हैं ये बात कि वो ब्राउज करता था। ब्राउज बेसिकली वो ईट करता था लीव्स को। जो टॉल प्लांट्स है, बहुत टॉल प्लांट्स थे, वो उसको अपना जो नेक है वो ऊपर करना पड़ता था ताकि वो लीव्स को वो खा पाए। बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन, ऐसे बहुत जनरेशन तक उसने अपना नेक ऐसे इंक्रीज किया, मतलब बेसिकली जो टॉल प्लांट्स है उसके लीव्स को ये खाता रहा एंड इसके वजह से क्या होगा कि उसकी नेक जो है वो लॉन्ग हो गई। ये लेमार्क ने बोला। और इसका एक और एग्जांपल ये है कि जो आयरन्स में जो बेसिकली लोहार होते हैं उनके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बार बार हैमरिंग मूवमेंट बेसिकली ये करते हैं। ये लेमार्क का बोलना था। और कुछ एग्जांपल्स इसके, जो एम्यू है, जो ऑस्ट्रिच है,
ये तो उड़ते नहीं है ना, ये तो बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ते नहीं है, इनके विंग्स काम के नहीं है, कुछ नो यूज है इसकी। जो वो स्विम करते हैं बेसिकली, स्वैन एंड डक की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके जो लेग्स हैं ये स्विमिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, सो लेग्स ऑफ दीज बर्ड्स आर यूज फॉर द स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। Snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit। तो snakes basically कैसे रेंगता है, वो उसके पास, snakes के पास कोई legs नहीं होते, वो burrowing habit करता है, burrowing habit करता है, रेंगते हुए कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करता है, उसके पास legs नहीं होते। तो ये सब बेसिकली ये लेमार्क एक्सप्लेन करता है कि ऐसा हुआ है। and all these examples are of types of acquired characters and transfer from one generation to another generation। तो ये acquire character क्या होता है बेसिकली? acquire character, acquire करना मतलब ले लेना, acquire करना ले लेना, किससे ले लेना? अपने पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में आना, पेरेंट्स से चाइल्ड में आना, फिर वो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड में जाना, फिर वो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड में जाना, ऐसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो जाते हैं, और ये एक्वायर बेसिकली ले लेता है कैरेक्टर। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से कुछ ना कुछ कैरेक्टर ले लेता है, इसका मतलब है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। ये थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, लमार्किज्म इस थ्योरी को बोला जाता है। और क्या पॉइंट्स हैं इसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और डीजनरेशन due to no use at all was widely accepted। तो ये बात तो एक्सेप्ट करी गई, लेमार्क ने जो बोला था कि अगर कोई ऑर्गन आप ज्यादा यूज करोगे तो उसकी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई ऑर्गन बिल्कुल यूज नहीं करोगे तो उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, वो यूजलेस हो जाएगा। ये तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये रिजेक्ट किया गया ये बात कि वो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड में जाता है, ये ऐसा नहीं होता। सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड एंड लेमार्क की थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया बिकॉज इट हैज बिकम वेरीफाइड मेनी टाइम्स। तो ये वेरीफाई किया गया कि पेरेंट्स से ये चाइल्ड में नहीं जाते ऐसे कैरेक्टर्स, सो लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया। एंड द सेकेंड थ्योरी इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट पब्लिश थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो प्रीचेस करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो किसके बेसिस पे जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। According to him, all organisms reproduce prolifically and these organisms compete with each other and only those organisms show modification sustained long। Natural selection also play important role because nature select करता है, अगर एक organism है उसके environment में कुछ change आ गया और वो उसको adapt कर लेता है, वो उसमें रह जाता है, तो वो select हो गया, nature के ने उसे सेलेक्ट किया है, वो आगे लीव करेगा, और जो बाकी सारे थे रेस्ट, जो बाकी सारे जो अडैप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के साथ वो पेरिश हो जाएंगे। पेरिश बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो जो अडैप्ट नहीं कर पाएगा नेचर के द्वारा। ओके, सो दीज सस्टेन एंड सेलेक्टेड, जो सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, आगे उसकी और जनरेशन आएंगी, न्यू स्पीशीज हो सकता है बन जाए यहाँ पे, जिसकी अपनी कुछ फीचर्स होंगी, यूनिक फीचर्स फिर उसकी होंगी। दिस थ्योरी वाज वाइडली, तो ये डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है लॉन्ग टाइम तक। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस थी इस पर्टिकुलर थ्योरी की भी, बट नजरअंदाज कर दिया गया और डार्विन की थ्योरी को एक माइलस्टोन बताया गया कि हाँ जो डार्विन ने बोला ये सही बोला, और ये अभी तक हम मानते हैं कि हाँ जो डार्विन ने बोला ये सही बोला है, और इवोल्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस, is a science which deals with the study of development of organism from embryo। तो एम्ब्रियो से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, पहले एम्ब्रियो बनता है फिर उसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसकी जो डेवलपमेंट होती है, कैसे कैसे एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म में पूरा एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ये उसकी जो डेवलपमेंट है, इसको जब हम स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर साइंस को भी से कि ये एम्ब्रियोलॉजी है। कंपैरेटिव study of embryonic development stages of various vertebrates shows that all vertebrates have extreme similarities during initial stages। so जब initial stage जो एम्ब्रियो भी ग्रो ही एम्ब्रियो अभी भी बना है, चाहे वो फिश का हो, चाहे वो फ्रॉग का हो, चाहे वो ह्यूमन का एम्ब्रियो हो, अभी अभी एम्ब्रियो बना है, इनिशियल स्टेज है,
स्टार्टिंग के स्टेज है तो सबके जो एम्ब्रियो है वो सिमिलर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में जाके ये सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती हैं, तभी तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनते हैं। फिश अलग बनता है, फिर जो फ्रॉग है वो अलग है, ह्यूमन अलग है, तो एम्ब्रियो बाद में जाके जब डेवलपमेंट होती है सिमिलैरिटीज डिक्रीज होगी ग्रेजुअली। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस, ये इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में जब ये सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ पर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर था, फिर इससे ही क्या बना, फिश बने, इससे ही यहाँ पर फ्रॉग्स बने, इससे ही यहाँ पर ह्यूमन बना, इससे ही यहाँ पर बेसिकली अदर ऑर्गेनिजम्स जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, शार्क वगैरह जो भी है, ये कोई ना कोई इसका कॉमन एंसेस्टर है, इससे ही ये चीजें यहाँ पर इवॉल्व हुई है। सो दिस इंडिकेट्स अ कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल्स। फोर्थ इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैंने बताया कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन जब बहुत साल, थाउजेंड्स, मिलियंस, लैक्स ऑफ इयर्स बीत जाते हैं तब कोई बड़ा चेंज आता है। ओके, तब कोई बड़ा चेंज आता है, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, दिस इज अ वेरी, ये स्लो प्रोसेस है, तभी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है, through which development of organisms is achieved. Yes, all the stages and changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to biosphere present होना। तो बहुत सारी evolution हुई है, स्टार्स डिफरेंट डिफरेंट बने हैं, प्लैनेट्स यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं, अर्थ बेसिकली बना है, पहले अर्थ बिल्कुल बेसिकली जब अर्थ बना था तो बेसिकली यहाँ पे वोल्केनोस थे, कोई यहाँ पे लाइफ नहीं था, कोई प्लांट्स, कोई एनिमल, कुछ नहीं था, जस्ट वोल्केनोस, गैसेस, दीज ऑल थिंग्स वर प्रेजेंट। बट अभी अर्थ ऑब्वियसली इवोल्यूशन हो गई है। ओके, तो ये स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में आता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। तो वही नेचर ने कुछ ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया है, फिर वो जाके बेसिकली इवोल्यूशन करके एक न्यू स्पीशीज बन गई। जैसे मैंने डार्विन की थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि न्यू स्पीशीज भी यहाँ पे बन सकती हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, तो ये भी इवोल्यूशन में बेसिकली हम कहते हैं, इससे स्टडी करते हैं। एंड डिफरेंट थ्योरीज अबाउट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज। तो अब तक बहुत सारी थ्योरी आ गई कि कैसे लाइफ आई अर्थ पे, कैसे इवोल्यूशन हुई है, तो ये सारी चीजें थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करी गई हैं अभी तक टिल टुडे, ऑफ विच थ्योरी ऑफ जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन किसे एक्सेप्ट किया गया है अभी तक, वो ये है कि जो थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहता है कि सबसे पहले ओशन में सबसे पहले एक फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले ओशन में आया इन ड्यू कोर्स, फिर इससे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना, फिर मल्टीसेलर, बहुत सारी मल्टीसेलर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। ग्रेजुअल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन यूनिसेलर विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म्ड। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस अबाउट 300 करोड़ ईयर, कैन यू सी दैट, 300 करोड़ ईयर्स इससे लग गए थे कि सिंगल सेल से वो एक मल्टीसेलर कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बन गया। Changes and development in living organisms have been all round and multidimensional, and this lead to evolution of different type of organisms. Progressive development of plants and animals from ancestors having different structural and functional organization is called evolution. तो basically इसे भी evolution कहेंगे कि जो development हुई है कि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स यहाँ पर आज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है, डॉग्स है, कैट्स है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस हैं, बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप के, एनिमल्स डिफरेंट टाइप के जो बने हैं, जो प्लांट्स डिफरेंट टाइप के बने, ये सब कुछ इवोल्यूशन के अंडर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं इसे। नेक्स्ट वी हैव द कनेक्टिंग लिंक। So what does it mean by connecting link? Some plants and animals show some common morphological characters by which they can be related to two different group. अब ये explain करने के लिए let us consider A यहाँ पे क्या है, कोई एक एनिमल है, A एनिमल है, ओके, यहाँ पर B भी कोई एक एनिमल है, these are different एनिमल है, ओके, ये क्या है, डिफरेंट एनिमल है, A भी अलग एनिमल है, B भी अलग एनिमल है। लेकिन अगर कोई C एनिमल में यहाँ पर कंसिडर करो, C भी कोई एक अलग एनिमल है, लेकिन ये A के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है
और बी के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है ना, ए के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है, बी के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सी है ना ये कनेक्टिंग लिंक है, ये यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करके बेसिकली यहाँ पर रखा है, तो सी यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिंक है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक्स। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेरीपैटस जो है यहाँ पे ये सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल इसके पास प्रेजेंट है, पैरापोडिया इसके पास प्रेजेंट है जो एनेलिडा में होता है, वॉर्म्स में होता है। सिमिलरली इसकी जो बॉडी है ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास जो सिमिलर होता है आर्थ्रोपोड से। तो ये दो ग्रुप को जो पेरीपैटस है ये एनेलिडा के भी साथ यहाँ पर सिमिलैरिटी शो कर रहा है, आर्थ्रोपोडा के साथ भी, आर्थ्रोपोड्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो जो पेरीपैटस है वी से कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिंक है। सो पेरीपैटस यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनेलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा। एक और एग्जांपल है डक बेल प्लैटिपस, ये एगली करता है लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या आते हैं? स्नेक्स, यू नो द स्नेक्स एगली करते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं। ये डक बेल प्लैटिपस भी एगली करता है। ओके, बट ये सिमिलैरिटी मैमल्स के साथ भी शो करता है। ह्यूमंस, मैमल्स में कौन आता है? ह्यूमंस। हमारे पास बॉडी पे हेयर्स है, मैमलरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंस है। सो डकबिल प्लैटिपस के पास भी मैमलरी ग्लैंड्स हैं और हेयर्स यहाँ पे इसकी बॉडी पे प्रेजेंट है, और ये मैमल का फीचर है, ये मैमल्स में मिलता है। तो ये जो डकबिल प्लैटिपस है ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स में और मैमल्स में। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो लंग फिश है। अब लंग फिश से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये तो देखो एक फिश है और इसके पास लंग्स होते हैं। कितना आसान है ये समझना कि लंग फिश, एक ऐसा फिश जिसके पास लंग्स हैं, ये रेस्पिरेशन करता है। बेसिकली रेस्पिरेशन जो है ये लंग्स के थ्रू करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। यूजुअली क्या होता है कि जो फिशेस होती हैं उसके पास लंग्स नहीं होते हैं, जो फिशेस होती हैं उसके पास लंग्स नहीं होते, बट ये ऐसा फिश है जिसके पास लंग्स है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली एम्फीबियंस ऑफ फिशेस का। ओके, एंड ये जो एग्जांपल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो मैमल्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर रेप्टाइल से क्या बना है? रेप्टाइल से इवोल्यूशन होके मैमल्स बने हैं। ओके, रेप्टाइल से इवॉल्व होके मैमल्स बने हैं, और एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस। तो फिशेस से यहाँ पर क्या बने हैं? एम्फीबियंस बने हैं। फिशेस से यहाँ पर एम्फीबियंस बने हैं, रेप्टाइल से मैमल्स बने। ये एक्सप्लेन करता है ये कुछ कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जांपल्स। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन करना हेरिडिटी को और मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। सबसे पहले समझते हैं कि हेरिडिटी मतलब क्या। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। तो जीन्स यू नो कि जो डीएनए होता है उसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीनिंग कि जो हाइट है, टॉलनेस जो है, या फिर जो आई कलर है, ओके, जो हेयर कलर है, ये सब जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ये पेरेंट से क्या जाते हैं अपनी चाइल्ड में, बेसिकली ये ट्रांसफर होते हैं। ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल है। यूजुअली यू कैन सी दैट कि जो मदर फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा चाइल्ड का भी अप्रॉक्सीमेटली वही ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ है ना, पेरेंट से ही तो वो चाइल्ड बना है ना। ओके, सो कैरेक्टर्स भी तो पेरेंट्स से ही चाइल्ड में आते हैं। सो ये हेरिडिटी है बेसिकली कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रहे हैं। Living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted into next generation without any changes, without कोई changes के वो parents से child में चले जाता है। Due to this, some of the characters of parents are transmitted due to the to their offsprings। वही बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से क्या जाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो चाइल्ड है उनके प्रोजेनी, बेसिकली चाइल्ड ही है। ओके, however sometimes sudden changes, but sometimes क्या होता है कि कोई sudden change हो गया, कुछ अलग ही हो गया। जैसे कोई फादर है, ओके, फादर का जो आई कलर है वो ब्लैक है, और मदर का भी जो ब्लैक कलर है आई कलर जो है वो, और पता चला चाइल्ड में ब्लू कलर आ जाए, ग्रीन कलर की आई आ जाए, तो कुछ भी यहाँ पर सडनली चेंजेस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट सडनली कुछ चेंज हो गया, अचानक से कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसे भी काफी बार होते हैं, रेयर है बट समटाइम्स इट कैन ऑकर। तो ये क्यों होता है? ये म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, जीन बेसिकली यहाँ पर जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐसे अरेंज होते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस हो गई, उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई, सो ये माइनर चेंज, छोटा सा चेंज करना है,
और दिस इज नोन एज म्यूटेशन। अच्छा, कुछ म्यूटेशन यहाँ पे माइनर होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूटेशन होते हैं जिससे डिजीज हो जाती है, बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसी म्यूटेशन कौन सी है? सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, ये डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बीमारी है और ये म्यूटेशन के कारण होती है। तो कुछ म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होते बट कुछ म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, डिजीज करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को डिफाइन करना है। नेम्स बताने ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ह्यूमन बॉडी में जो है, और वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल का नाम लिखना है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है वेस्टिजियल वाला ये फंक्शनल है। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। जो डीजेनरेटेड या अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमंस में, है ना। एंड ये फुल्ली फंक्शनल होता है रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स के बेसिकली क्या एग्जांपल्स हैं? और रूमिनेंट्स बेसिकली एनिमल्स होते हैं बट कुछ एग्जांपल्स है इसमें, जैसे कि शिप, काउ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रूमिनेंट एनिमल्स से। तो इनमें जो अपेंडिक्स होता है ये काम करता है, फंक्शन है उसका ऑर्गन का, लेकिन ह्यूमंस में तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। एक और एग्जांपल ईयर पिना, जो मसल्स हैं, बेसिकली जो ईयर है इसका जो आउटर वाला पार्ट है दिस इज ईयर पिना, ओके। और ये जो ईयर पिना में जो मसल्स है बाहर, ये वेस्टिजियल है, इसका कोई ह्यूमंस में फंक्शन नहीं है, लेकिन ये मंकी में फंक्शनल है, इसका कोई रोल है मंकी में, क्योंकि वो मूवमेंट करता है ईयर पिना की। मंकी में इसका कोई फंक्शन है बट ह्यूमंस में इसका कोई फंक्शन नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के लिए हेरिडिटरी चेंजेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है? Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. At present, crores of species of plants, यहाँ पे जो कॉलेरा बेसिकली एक algae है, जो बनियान ट्री आपने देखा होगा, बनियान ट्री कितना यूज है, तो algae कितना बेसिकली छोटा सा है, बनियान ट्री कितनी ज्यादा रेंज यहाँ पर है, वेरिएशंस हैं। तो करोड़ ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पे बने हैं। जो अमीबा है ये सिंगल सेल का होता है, और जायंट व्हेल कितनी बेसिकली यहाँ पर ह्यूज ऑर्गेनिज्म है, ह्यूज एनिमल है। तो ये रेंजेस यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी सारी स्पीशीज अर्थ पे बनी है, इवोल्यूशन के कारण ही ये फॉर्मेशन हुई है। एंड फर्स्ट जो प्रिमिटिव, सबसे पहले जो यूनिसेलुलर प्रिमिटिव सेल आया था, ओके, ये मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स, बेसिकली कंपाउंड्स जो है बेसिकली यहाँ पर मिक्स हो गए और उससे कोई ना कोई यहाँ पर सबसे पहला प्रिमिटिव सेल बना, फिर देन इवोल्यूशन हुई। दे मे हैव बीन some differences among these cells and according to the principle of natural selection। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पर है, लेकिन उसमें यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुई। कोई ऐसा सेल जो अडेप्ट कर पा रहा था वो यहाँ पर बेसिकली वो ग्रो किया, लेकिन जो बाकी सारे थे वो पेरिश हो गए, जो एडजस्ट नहीं कर पाए बेसिकली अपने सराउंडिंग में। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। जो सिलेक्ट हुए हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे एंड न्यू स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। सेकेंड इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इसकी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है ये कहाँ स्टोर होती है? ये डीएनए में स्टोर होती है। सिंथेसिस ऑफ appropriate proteins as per requirement of the necessary of the body। जिस हिसाब से बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर प्रोटीन्स फॉर्म्ड होती है। These proteins are synthesized by DNA through the RNA। तो DNA से पहले mRNA बनता है, फिर वहां से प्रोटीन्स बनती है, एंड इसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। mRNA is produced as per the sequence of the nucleotides on the DNA। So basically what happens कि जो DNA है उससे यहाँ पे mRNA बनता है। तो डीएनए में क्या होती है? डीएनए बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो स्ट्रैंड होती है। कोई एक स्ट्रैंड से यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर यूज्ड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, इसमें से कोई एक स्ट्रैंड से mRNA बनता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। जो डीएनए में है जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस उससे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है आरएनए में, mRNA में। एंड दिस प्रोसेस, तो डीएनए से बेसिकली जब mRNA बनता है, डीएनए से जब mRNA बनता है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन।
एंड द mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस. तो बेसिकली यू नो कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली यहाँ पे ये mRNA, यहाँ पे देख ये DNA है, इससे यहाँ पे mRNA बना है और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में आता है. mRNA comes into cytoplasm. mRNA comes into cytoplasm. न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया, ये कोडेड मैसेज लेके आ गया डीएनए का. ओके ये मैसेज में क्या लिखा है, अमीनो एसिड के लिए कोड लिखी है. कोड के यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वन कोड में क्या होता है, 3 अमीनो एसिड होती है. बेसिकली वन कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. ओके वन कोड इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड. सो mRNA ये बेसिकली mRNA है ना. ऐसे यहाँ पर कोड होगी एक, ये एक कोड है क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड. ये एक कोड है, ये एक कोड है, फिर ये एक और कोड है. ओके ये फिर एक और कोड है. ऐसी कोड्स होती हैं बेसिकली. ये ट्रिपलेट कोडॉन है. ट्रिपलेट कोडॉन क्यों, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. अ कोड फॉर ईच अमीनो एसिड. तो एक यहाँ पर कोड होता है एक अमीनो एसिड के लिए. ओके एक अमीनो एसिड के लिए एक कोड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड और एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. दिस आर नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन्स. mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स. तो जो mRNA, ये मैंने बेसिकली mRNA का डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं. ये तो मैंने 1 2 3 यहाँ पे शो करे, ऐसे थाउजेंड्स होते हैं. As per the message on the mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. tRNA वो RNA है जो अमीनो एसिड लेकर आता है. So what happens is कि फॉर दिस पर्पस tRNA के पास एंटी कोडॉन है. mRNA पे क्या है, कोडॉन है, और tRNA पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंटी कोडॉन है. ओके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA and this is known as translation. The amino acids brought in by the tRNA are bonded by the peptide bonds. तो ये बेसिकली एक अमीनो एसिड है. लेट्स से ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड होगी. पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 अमीनो एसिड. 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है. फिर ऐसे बहुत सारे जब अमीनो एसिड की एक चेन बनती है, बहुत सारे अमीनो एसिड बनाकर एक प्रोटीन बेसिकली बनाते हैं. ओके सो ऐसे करके बेसिकली प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अनदर एंड ये जो डिस्टेंस बेसिकली ये ट्रैवल कर रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. सो व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से ये mRNA है. ओके लेट्स से दिस इज द mRNA और यहाँ पर ये बेसिकली लेट्स से कि ये राइबोसोम है. ओके लेट्स से दिस इज द राइबोसोम. तो राइबोसोम यहाँ पे एक एंड से यहाँ से ये स्टार्ट किया इसने मूव करना एंड दिस ये पूरा मूव करेगा और यहाँ पर बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड है, कोडॉन्स है यहाँ पर. ओके दिस इज द कोडॉन्स एंड ये बेसिकली लेट्स से ये tRNA है. ओके बेसिकली ये tRNA है और इसके पास यहाँ पे अमीनो एसिड ये लेकर यहाँ पर आता है एंड दिस फॉर्म द बेसिकली ये आगे मूव करता है. tRNA अमीनो एसिड लेकर आता है और अमीनो एसिड के बीच में ऐसी पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं, तब जाके एक प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म्ड होती है. मेनी सच चेन्स, जब ऐसी बहुत सारी चेन्स यहाँ पे टुगेदर होती हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेसिकली दिस इज एक्सरसाइज सोल्यूशन. तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. जब आपने चैप्टर बेसिकली गो थ्रू किया होगा, पढ़ा होगा चैप्टर के थ्रू, तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज बेसिकली एक्सरसाइज सोल्यूशन. Explain the theory of evolution and mention the proof of supporting it. तो theory of evolution explain करना है, कौन से जो proofs हैं जो evolution को support करते हैं. According to the theory of evolution, ocean में सबसे पहले protoplasm जो है सिंगल सेल का वो बेसिकली बना था एंड जब evolution हुई तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉर्म हुए, देन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉर्म हुए. ये जो चेंजेस थे बेसिकली 300 करोड़ ईयर these changes took long and changes and development होते गए living organisms में in multiple directions and this led to the evolution of different type of organisms. Hence overall processes of evolution is which is organizational progressive development of plants and animals from ancestors having different structural and functional organization is called evolution. To support the theory of evolution वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल है. तो बहुत सारी एविडेंस है. अब कोई कह दे कि यार इवोल्यूशन हुई है, ऐसे करके इवोल्यूशन हुई है कि पहले ही प्रोटोप्लाज्म बना है, फिर यूनिसेलर बना है, फिर मल्टीसेलर बना है,
300 करोड़ इसे लेकर, तो एविडेंस कहाँ है यहाँ पे, प्रूफ भी तो चाहिए ना इसका। तो बहुत सारे यहाँ पर एविडेंसेस हैं, सपोर्ट करते हैं इस थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को। इन स्पाइट ऑफ मेनी एडेप्टिव डिफरेंसेस इन प्रोटोप्लाज्म एंड सेल, the manifestation of life process like growth, reproduction, metabolism and essentially in ये सेम है सारे ऑर्गेनिजम्स में। बेसिकली ये तो कॉमन प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनिजम्स में सेम ही है, ये तो सारे हर एक ऑर्गेनिज्म में होता ही है। ओके, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट द थ्योरी। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। इट इज सीन दैट ऑल प्लांट्स हैव स्टेम। तो जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं, आपने देखा है जितने भी प्लांट्स हैं उसमें स्टेम होती है, रूट होती है, लीफ होती है, ये ग्रीन होते हैं, लीफ ग्रीन कलर का होता है। ओके, और ये जो ग्रीन है ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड ये प्रोड्यूस करता है प्लांट। सिमिलरली सारे एनिमल्स में अपेंडेजेस होती हैं, हैंड होता है, लेग्स होती है, आईज होता है देखने के लिए, नोज होती है, ईयर्स होती हैं। ओके, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस थे। एनाटॉमिकल एविडेंसेस व्हाट सेज कि जो बोन का स्ट्रक्चर है ह्यूमन की आर्म में, जो बुल्स लेग है, जो बैट की विंग है, जो वेल का फिन है, ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें जो स्ट्रक्चर है बोन की, जो बोन का लेआउट है, बेसिकली जो बोन की अरेंजमेंट है वो यहाँ पे सेम है। दिस इज द एनाटॉमिकल एविडेंस and have similar structures attributing that they have developed from common ancestor। तो basically anatomical evidence ये show करेगा कि common ancestor कोई होगा। and vestigial organs like tail bone and coccyx present in humans। तो humans में जो tail bone है, coccyx है, ये indicate करता है link between humans who have lost a tail and monkeys who have tail। तो monkey के पास tail है, humans के पास तो tail नहीं है। सो इवोल्यूशन ऐसी हुआ कि ह्यूमंस ने अपनी टेल को लूज कर लिया और वेस्टिज ऑर्गन्स ह्यूमंस में जो टेल बोन है वो अभी भी प्रेजेंट है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। एट एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल सिमिलैरिटीज आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। ये मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजी में, एंड ये इंडिकेट करता है कॉमन ऑरिजिन। थर्स देयर आर डिफरेंट फ्यू एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमिकल, ये सपोर्ट करते हैं कि इवोल्यूशन इस प्रकार से हुआ है। Next, we have explain with suitable examples importance of anatomical evidences। Anatomical evidences की importance बतानी है कि evolution में कितना important है anatomical evidences। There doesn't seems to be any superficial similarity between human hand। Basically आप अपना hand देख लो, human का hand है आपका, and cat का जो फोर लेग है, जो whale है जिसके थ्रू ये basically swim करता है, whale की जो flipper है, जो पेंटेजियम है बैट का, जिससे बैट फ्लाई करता है, क्या कोई ये नजर आता है कि ये सेम है? आप बेसिकली कंपेयर कर लो कैट का जो फोर लेग है, ओके, जो आगे वाला लेग है कैट का, और ह्यूमन हैंड, क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी शो हो रही है? ऐसा लगेगा नहीं कि सिमिलर है, नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सिमिलर है। बट एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ईच यूज ऑफ दिस ईच स्ट्रक्चर, बेसिकली जो यूज है, यूज यानी कि फंक्शन, इसका जो काम है, जो कैट का फोर लेग है वो तो उसको मूव करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ह्यूमन हैंड क्या, बेसिकली यहाँ पर हम ह्यूमन हैंड से चलते हैं क्या? नहीं, वॉक थोड़ी करते हैं। वॉकिंग के लिए तो लेग्स यहाँ पर है। ह्यूमन हैंड बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कुछ होल्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ बेसिकली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए होता है ह्यूमन हैंड। एंड कैट का बेसिकली क्या काम है, फोर लेग का, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है उसको, कैट को। तो जो काम है, वो जो फंक्शन है वो तो डिफरेंट है, इज डिफरेंट इन दिस रेस्पेक्ट टू एनिमल्स। हाउएवर जो सिमिलैरिटी है वो कहाँ पर है? फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। बोन्स की, जो बोन्स की अरेंजमेंट है, जो जॉइंट्स होते हैं, दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं, ये सिमिलर है इन सब में, ईच ऑफ दिस। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई कॉमन यहाँ पे एंसेस्टर था जिसके थ्रू यहाँ पर ये इवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट वी हैव द फॉसिल, डिफाइन फॉसिल्स एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। रेमनेंट्स, जो बचे कुछ यहाँ पर जो पार्ट है, इवोल्यूशन एंड इम्प्रेशंस ऑफ organisms। Okay, so the remnants and impression of organisms which got buried remain preserved underground। तो basically जो organisms हैं जिसकी डेथ हो गई है वो बरी हो गया है अंडरग्राउंड में, उसकी यहाँ पर बोन्स मिलते हैं। so these are called the fossils। जब हम फॉसिल की स्टडी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इवोल्यूशन की यहाँ पर हम स्टडी कर रहे होते हैं।
कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ। तो जब प्लांट या एनिमल्स की डेथ होती है उसके बाद कार्बन की कंजम्पशन जो होती है वो स्टॉप होती है। एंड सिंस देन जो डिके होती है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है और ये डिके होता रहता है कॉन्टिन्यूसली इन केस ऑफ डेड bodies of plants and animals. Instead of consistent remaining constant, the ratio between carbon 14 and carbon 12 changes continuously as carbon 12 is non radioactive. Carbon 12 यहाँ पे non radioactive है लेकिन carbon 14 is a radioactive. And the time passed since the death of the plant, जब death हो गई है animal की या plant की, तो यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि कितना कार्बन 14 डिके हो गया है एंड द रेशियो ऑफ कार्बन 14 to 12 प्रेजेंट इन द बॉडी। दिस इज अ कार्बन डेटिंग मेथड एंड इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फॉसिल। तो फॉसिल की ह्यूमन फॉसिल्स हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसकी एज बेसिकली वी कैन कैलकुलेट कि कितना ओल्ड है ये। Once the age of the fossil has been determined, it is easy to deduce information about other erstwhile organisms. तो एक बार एज यहाँ पर फॉसिल की भी नो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि उस टाइम पे बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ओके, इट सीम्स दैट सो इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन बेसिकली and it seems that vertebrates have become slowly originated from invertebrates. तो ये basically fossils कहता है कि invertebrates से ही यहाँ पर vertebrates की evolution हुई है। Next question, write the evolutionary history of modern man. Approximately 7 crore year ago, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to modern lemurs. जो monkey-like animals की जो tail है of Africa has said to be disappeared. तो ये जो monkey like animals थे 4 crore year ago, जो इसकी tails है वो disappear हो गई and फिर यहाँ से basically obviously humans की evolution basically start हुई है and evolution of some of the 2 crore जो 2 crore year ago जो यहाँ पर species है apes की seems to be occurred in different ways. They had to use, तो यहाँ पर जो apes थे 2 crore year ago हैंड का यूज करना पड़ता था ईटिंग के लिए एंड अदर वर्क्स के लिए। जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक था वो यहाँ पर रामापिथेकस एप था ईस्ट अफ्रीका में। ये जो एप था इसकी साइज इंक्रीज हुई एंड ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो। जो स्किल्ड ह्यूमन था, जो सबसे स्किल्ड ह्यूमन था वो जीनस होमो की कैटेगरी में आया, मेंबर था जीनस होमो का स्किल्ड ह्यूमन। स्किल्ड ह्यूमन का बेसिकली क्या मतलब है कि वो अपनी हैंड यूज कर सकता था, दे कैन यूज देयर लेग्स फॉर वॉकिंग एंड अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमंस वॉकिंग विथ एरेक्ट पोस्चर। 15 लाख ईयर्स अगो जो ह्यूमंस हैं वो एरेक्ट पोस्चर, एक बैक जो है उसकी स्ट्रेट थी एंड ये वॉल्व हुआ था एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग चाइना में एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। evolution of upright man continued in a direction of developing its brain. तो brain की basically development हुई about 1 lakh years ago and brain of thousands of 50,000 year ago जो old man है उसकी जो brain है sufficiently इतनी intelligent है, sufficient है, it could be considered as a member of class wise man. Homo sapiens basically इसे consider करते हैं class wise man and it was intelligent. Neanderthal man was considered as an example of wise man. Neanderthal wise man. Cro-Magnon ये evolved हुआ था 50,000 years ago, Cro-Magnon, and afterwards evolution faster than earlier हुई. And here is a picture projection of the human evolution. Ancient animals like lemurs इतने साल पहले and Egyptopithecus, then Dryopithecus, then Ramapithecus, then Australopithecus, scaled human, man with erect posture, back इसकी straight हो गई as you can see. Okay, the back is straight and we have Neanderthal and the Cro-Magnon man.